हेलो स्टूडेंट्स, एसएन रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हैं और इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको SN1 और SN2 का आइडिया दिया था, इंट्रोडक्शन था कि SN1 का मतलब क्या होता है और SN2 का मतलब क्या होता है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एसएन रिएक्शंस और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट फैक्टर की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग एसएन रिएक्शन इज स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में यदि बात करें तो इंडिविजुअल मैकेनिज्म पे बात करते हैं। सबसे पहले हमने SN1 मैकेनिज्म में लिखा। अब SN1 में हमने ये देखा था कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटाइन। और ये हमने जीओसी में स्टडी कर लिया था कि जिस भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, उस रिएक्शन में जिस भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है उस रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म। इसका मतलब SN1 रिएक्शन में भी रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। लेकिन हमने पहले भी बोला है और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी है कि यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्म्ड, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन विच इज डायरेक्टली फॉर्म्ड। जो रीअरेंजमेंट के बाद बनता है उसके बेसिस पर रिएक्टिविटी को नहीं लिखा जाता, जो डायरेक्टली बनेगा कार्बोकैटाइन उसके बेसिस पर रिएक्टिविटी को लिखा जाता है। क्लियर है? अब यदि हम फाइनल डिसीजन लें तो बस हमें ये याद रखना होता है, लोगों को ये सबसे बड़ा डाउट होता है रिएक्टिविटी इन SN1। जब भी क्वेश्चन आएगा कि SN1 में रिएक्टिविटी हम कैसे देखें, तो रिएक्टिविटी देखने के यहाँ पर केवल दो ही तरीके होंगे। पहला तरीका रहेगा हम कार्बोकैटाइन जो डायरेक्टली बनेगा उसका स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन फॉर्म। और सेकंड रहेगा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। क्योंकि भाई कॉमन सेंस बोलता है लिविंग ग्रुप जितना अच्छा रहेगा उतनी जल्दी हट जाएगा, उतनी जल्दी एसएन रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो लिविंग ग्रुप हर एसएन रिएक्शन में बेटर ही होना चाहिए। अब यदि मैं फाइनल डिसीजन की बात करूं तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एल्काइल हैलाइड 3 टाइप से डिफाइन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। अब यदि मैं बोलूं कि इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो मैंने क्या लिखा हुआ है रिएक्टिविटी का ऑर्डर कि टर्शियरी जो एल्काइल हैलाइड है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, देन मिथाइल हैलाइड, वो लीस्ट रिएक्टिव रहेगा। और रीजन क्या है, हमें मालूम है कि यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन फॉर्म देखना है। और यहाँ पर यदि मैं कार्बोकैटाइन की बात करूँ तो यहाँ पर बनेगा टर्शियरी, यहाँ पर बनेगा सेकेंडरी, यहाँ पर बनेगा प्राइमरी। और ये कैसे देखते हैं, बस हमें क्या करना होता है, लिविंग ग्रुप को हटाकर प्लस लगाकर देख लेना होता है कि कार्बोकैटाइन कौन सा बनेगा। और क्या हमें कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी आता है, तो हमने जीओसी से कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा है। तो कार्बोकैटाइन का यदि मैं कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूं तो वो ऐसा था, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आता था, सबसे पहले आता था बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में भी टर्शियरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। फिर उसके बाद आता था एलाइलिक। एलाइलिक में टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइलिक। और विनाइलिक और फिनाइलिक ये हाईली अनस्टेबल, इसलिए इनका SN1 में रिएक्टिविटी कैसा बोलना पड़ेगा मुझे, कम। तो इस लिस्ट में जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाएगा कंपाउंड उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा SN1 में, और यदि कम स्टेबल बनाएगा तो रिएक्टिविटी SN1 में मुझे कम बोलना पड़ेगा। अब यदि मैं बात करूं लिविंग ग्रुप यदि डिफरेंट हुआ, तो हमने लिविंग ग्रुप पहले भी देखा है और बेटर लिविंग ग्रुप देखने के हम तरीके जानते हैं। कौन कौन से तरीके थे, हम बोलते थे फर्स्ट कि वीकर बॉन्ड बेटर लिविंग ग्रुप, वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप, एंड थर्ड स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड इज बेटर लिविंग ग्रुप। और हमारे सिलेबस में जिस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है एल्काइल हैलाइड वाले टॉपिक में यदि मैं बात करूं तो ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि यदि मैं लीविंग ग्रुप की बात करूं तो हमने लीविंग ग्रुप पढ़ा था I माइनस जो है आयोडीन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, फिर उसके बाद आएगा Br माइनस, फिर आएगा Cl माइनस, और लास्ट में आता है कौन, F माइनस। इसका मतलब एल्काइल हैलाइड में रिएक्टिविटी का ऑर्डर Ri मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। एल्काइल आयोडाइड्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि आप इनको किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व मत करो, इनको आप ओपन रखा रहने दो। ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली डिसोसिएट होते हैं और वायलेट कलर के हो जाते हैं ड्यू टू लिबरेशन ऑफ I2, ठीक है ना। इसलिए एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी हर रिएक्शन में, चाहे वो SN1 हो, चाहे वो SN2 हो, चाहे वो वुड्स रिएक्शन था एल्किन में, हमेशा एल्काइल आयोडाइड ज़्यादा रहेगा, फिर एल्काइल ब्रोमाइड रहेगा, फिर एल्काइल क्लोराइड, और एल्काइल फ्लोराइड बहुत कम रिएक्टिव होता है, जनरली अपने सिलेबस में यूज होता हुआ नहीं मिलता। तो
तो SN1 में जब भी रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा हम क्या करने वाले हैं, हम कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी देखने वाले हैं, और जो कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसका रिएक्टिविटी हम ज़्यादा बोलेंगे, और जिस कंपाउंड में कार्बोकैटाइन लेस स्टेबल बनेगा उसका हम रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन में कैसा बोलेंगे, हम कम बोलेंगे। ठीक है ना। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन से फ़र्क क्या पड़ता है, तो ये GOC के एक्सप्लेनेशंस हैं। अब यदि मैं बात करूँ एक बार कि सेकेंडरी और टर्शरी में से टर्शरी वाई इज मोर रिएक्टिव इन SN1 मैकेनिज्म, तो जब मैं टर्शरी कार्बोकैटाइन बनाता हूं तो यहां पर इस ग्राफ में यहां बनेगा टर्शरी कार्बोकैटाइन, और यदि मैंने सेकेंडरी लिया तो यहां पर बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। अब जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन रहेगा उसके लिए एनर्जी बैरियर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना कम रहेगा, और यदि एनर्जी बैरियर कम रहेगा मतलब RDS बहुत फास्ट होगा, और यदि RDS जल्दी हो जाएगा इसका मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनने से क्या होता है, एनर्जी बैरियर कम होता है, RDS जल्दी कंप्लीट हो जाता है, इसलिए रिएक्शन फास्ट होता है। और देखो मैंने टर्शरी और सेकेंडरी लिया, मैं पहले ही बोल दूं प्राइमरी कार्बोकैटाइन बहुत कम स्टेबल कार्बोकैटाइन होता है, तो प्राइमरी सबस्ट्रेट हार्डली गिव SN1 मैकेनिज्म। तो ये SN1 में स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन हुआ। अब यदि हम सेकेंड मैकेनिज्म पर चलें तो सेकेंड मैकेनिज्म इज SN2 मैकेनिज्म, और SN2 मैकेनिज्म में हमने सबसे पहले जो बोला था स्टार्टिंग में, न्यूक्लियोफाइल जब भी इस कंपाउंड का अप्रोच करेगा तो यहाँ पर डेल्टा प्लस और लीविंग ग्रुप पर क्या रहेगा, डेल्टा माइनस। अब लीविंग ग्रुप पे जो चार्ज है वही तो न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज है, और सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, और रिपल्शन के कारण न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप, अपोजिट साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप ड्यू टू रिपल्शन ऑफ सिमिलर चार्जेस। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अप्रोच करेगा और इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटाएगा, इसको बोलते हैं बैक साइड अटैक। ठीक है ना। और बैक साइड अटैक यदि डिजाइन्स में बात करें तो बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक का मतलब ये है कि सेम साइड से अटैक ना होकर, जिस साइड लिविंग ग्रुप है उस साइड से अटैक ना होकर अपोजिट साइड से अटैक होना, इसको बोलते हैं क्या, बैक साइड अटैक। और रीजन क्या है इसका, रिपल्शन। अच्छा, रिपल्शन से क्या फर्क पड़ेगा, रिपल्शन से जो बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट है वो अनस्टेबल बनेगा, उसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, एनर्जी बैरियर ज़्यादा रहेगा, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगा ही नहीं। तो फिर SN2 रिएक्शन में हम रिएक्टिविटी कंपाउंड्स का कैसे देखते हैं। यदि हम SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स देखें तो देखने का तरीका होता है, फर्स्ट हमें क्या देखना होता है, क्राउड ड्यूरिंग बैक साइड अटैक। जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा यदि उस कार्बन पर क्राउड ज़्यादा है तो क्राउड के रिपल्शन के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजिली नहीं हो पाएगा, और यदि अटैक ईजिली नहीं हो पाएगा तो हम रिएक्टिविटी कम बोलेंगे। मतलब मुझे क्या देखना है SN2 में रिएक्टिविटी के टाइम कि जो बैक साइड अटैक है वो ईजी है या डिफिकल्ट। ईजी रहेगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा, और यदि बैक साइड अटैक डिफिकल्ट रहा तो रिएक्टिविटी कम। फिर थोड़े हायर लेवल पे चलें तो फिर और तरीके में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। हमने ग्राफ में देखा था TH जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा एनर्जी बैरियर उतना छोटा रहेगा और रिएक्शन फास्ट होगा। फिर नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट कार्बन। कार्बन पे प्लस चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट उतना ज़्यादा करेगा और रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप हमने पहले ही बोला है कि हर SN रिएक्शन में लिविंग ग्रुप जितना जल्दी हटेगा रिएक्शन उतना जल्दी कंप्लीट होगा। अब यदि मैं रिएक्टिविटी के लिए SN2 मैकेनिज्म में ऑर्डर लिखूं तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा ऐसा कि यहाँ पर SN1 का जस्ट अपोजिट ऑर्डर आ रहा है, देखो क्यों, और हमें देखना क्या है, हमें एक्चुअली देखना है क्राउड। अब यदि टर्शरी RX में देखें तो यहाँ पर टू स्लो टू मेजर, ये लेस रिएक्टिव होता है इन SN2 मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और इनके कारण होने वाला क्राउड न्यूक्लियोफाइल को अपोजिट साइड से अप्रोच करने ही नहीं देगा। मतलब इन केस ऑफ टर्शरी एल्काइल हैलाइड अपोजिट साइड अटैक मीन्स बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देखो नॉट पॉसिबल नहीं है लेकिन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इसलिए टर्शरी RX में कभी कोई SN2 मैकेनिज्म करता ही नहीं। जबकि यदि मैं CH3X या प्राइमरी की बात करूं तो यहाँ पर क्राउड कम है। जैसे जैसे क्राउड कम होगा वैसे वैसे
बैक साइड अटैक ईजी हो जाएगा, और दी बैक साइड अटैक ईजी हो जाता है तो SN2 में हमें रिएक्टिविटी कैसा बोलना पड़ेगा, हमें कम बोलना पड़ेगा। और अच्छा, क्राउड से फर्क क्या पड़ेगा, तो मैं अभी बोल रहा था, क्राउड से एनर्जी बैरियर कम या ज़्यादा होता है। यदि क्राउड ज़्यादा रहेगा तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, और यदि रिपल्शन ज़्यादा हुआ तो बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कैसा बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। तो जरा ध्यान से देखें, टर्शरी आरएक्स में तो हमने मना ही कर दिया है कि हम SN2 करेंगे नहीं, इसलिए हमने सेकेंडरी से ग्राफ लिखना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर सेकेंडरी का जो TS बनेगा वो यहाँ बनेगा, पीक पॉइंट पे TS बनता है, और प्राइमरी का TS बनेगा यहाँ पर। अब जरा दोनों में कंपैरिजन करें, सेकेंडरी में बनने वाला TS कंपैरेटिवली अनस्टेबल, इसलिए यहाँ का एनर्जी बैरियर कैसा है, ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी है कम। प्राइमरी सबस्ट्रेट में बनने वाला TS है कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, इसलिए यहाँ का एनर्जी बैरियर है कम, इसलिए प्राइमरी सबस्ट्रेट का SN2 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी होता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बनने वाला TS कंपैरेटिवली मोर स्टेबल बन रहा है। फिर रही बात लीविंग ग्रुप की, तो लीविंग ग्रुप हम पूरे सिलेबस के लिए फाइनल बोल चुके हैं हमेशा, बेटर लीविंग ग्रुप बेटर SN रिएक्शन। तो यदि SN1 देखना है तो भी हमें लीविंग ग्रुप बेटर रखना है, और यदि हमें SN2 में लीविंग ग्रुप देखना है तो वो भी हमें कैसा रखना पड़ेगा, बेटर ही रखना पड़ेगा। अब मैं फाइनल डिसीजन पर आता हूँ। फाइनल डिसीजन की बात करें तो हमारे इस टॉपिक में हमें 3 टाइप के एल्काइल हैलाइड मिलेंगे, प्राइमरी RX मिलेगा, सेकेंडरी RX मिलेगा, और टर्शरी RX मिलेगा। अब यदि मैं बात करूं तो ये टर्शरी RX, तो टर्शरी RX में बनने वाला जो TS है हाईली अनस्टेबल, क्राउड के कारण SN2 कभी होता नहीं, तो हम कभी भी टर्शरी में SN2 नहीं करेंगे। तो करो फाइनल फैसला कि यदि SN रिएक्शन करना है टर्शरी में, तब हम हमेशा क्या करेंगे, तब हम हमेशा उसमें SN1 ही करेंगे। हम टर्शरी में कभी SN2 करेंगे ही नहीं, तो डाउट आने का सवाल ही नहीं उठता। प्राइमरी RX की बात करें, प्राइमरी RX में बनने वाला कार्बोकेटाइन इतना कम स्टेबल है, अनस्टेबल है, कि वो कभी SN1 करेगा ही नहीं। तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि प्राइमरी सबस्ट्रेट हार्डली गिव SN1, तो जब किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया, मतलब किसी नेम रिएक्शन में नहीं मिलेगा, तो हम अनोखे क्यों बनेंगे। हम कभी भी प्राइमरी RX में SN1 नहीं करेंगे। तो कर लो डिसाइड, आज के बाद प्राइमरी में यदि SN रिएक्शन करना पड़ा तो हम हमेशा कौन सा करेंगे, SN2। तो टर्शरी और प्राइमरी में आज के बाद तो कोई डाउट आने का सवाल ही नहीं उठता, प्राइमरी है मतलब SN2 और टर्शरी है इसका मतलब SN1। डाउट आता है सेकेंडरी में, यहाँ पर SN1 भी पॉसिबल है और SN2 भी पॉसिबल है, बिल्कुल बराबर रिएक्टिविटी के साथ। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ना तो बेस्ट है ना तो लीस्ट है। वैसे ही क्राउड की बात करें तो ना तो इसमें क्राउड मैक्सिमम है और ना ही क्राउड इसमें मिनिमम है। इसका मतलब दोनों ही केस में इसमें क्या होगा, दोनों ही केस में इसमें रिएक्टिविटी बराबर ही होती है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी का डाउट अभी आगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक प्राइमरी और टर्शरी का डाउट तो क्लियर हो गया कि टर्शरी यदि रहा तो हम हमेशा SN1 करेंगे, यदि SN रिएक्शन हुआ तो हम रिएक्टिविटी से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर आते हैं। ज़रा ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट जब इन SN2 मैकेनिज्म में बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा लेवल पे चलेगा। इन SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ पर इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बना जिसमें न्यूक्लियोफाइल का चार्ज धीरे धीरे कम होगा और लीविंग ग्रुप का चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा और TS बनता है ऐसे। अब इस ट्रांजिशन स्टेट पर देखो, इस कार्बन पर एक डंबल शेप P है, और एक डंबल शेप P होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp2। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है जेई में। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ट्रांजिशन स्टेट क्या है, sp2 है। कुछ नए कंपाउंड्स में रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं, और हमने लिखा रिएक्टिविटी ऑफ एलाइल हैलाइड्स एंड बेंजाइल हैलाइड्स। हम नए टाइप के कंपाउंड्स में रिएक्टिविटी देखने वाले हैं, एलाइल और बेंजाइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। एलाइल का मतलब क्या होगा, एलाइल का मतलब डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। अब SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म में अपोजिट साइड से अटैक होगा और लीविंग ग्रुप को हटना पड़ेगा, मतलब जो TS बनेगा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कुछ ऐसे। और हमने अभी अभी बात की है कि TS वाले कार्बन पर डंबल शेप P रहेगा।
अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखें, डबल बॉन्ड के साथ ये ट्रांजिशन स्टेट वाले कार्बन का जो डबल शेप पी है वो कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा हाईली स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। और रीजन में क्या दे रहा हूँ, ड्यू टू resonance of pi bond of the double bond makes this transition state highly stable। भाई हमने GOC में पढ़ा था कि conjugation makes the structure more stable। अब यदि ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल बनेगा तो यहाँ पर SN2 में इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। अब देखो क्लियर बात है, एलाइलिक की यदि मैं बात करूँ तो बनने वाला कार्बोकैटाइन, एलाइलिक कार्बोकैटाइन बनेगा, वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। लेकिन मैं SN2 में बोल रहा हूँ कि SN2 में ये हाईली स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, इसका मतलब ये SN2 में भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर यदि मैं बेंजाइलिक हैलाइड की बात करूँ तो बेंजाइलिक मतलब बेंजीन रिंग के बाहर वाला जो कार्बन है, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करेगा SN2 में और लीविंग ग्रुप को हटाएगा। इसका मतलब इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो ऐसा बनेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डबल शेप पी है उसका कॉन्जुगेशन पूरे बेंजीन रिंग के साथ है। मैंने तो केवल एक पाई बॉन्ड के डबल शेप पी बताए, जबकि हर डबल बॉन्ड पर डबल शेप पी पैरेलल रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, यहाँ पर भी हाईली स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और हाईली स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ बेंजीन रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पर हाईली स्टेबल TS बनेगा तो इसका रिएक्टिविटी SN2 में मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा हाईली रिएक्टिव इन SN2 मैकेनिज्म। भाई हमने यही तो डिसाइड किया था कि यदि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगा तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, हाईली रिएक्टिव बोलना पड़ेगा कंपाउंड को। तो बेंजाइल हैलाइड भी हाईली रिएक्टिव इन SN2 रिएक्शन में एलाइल और बेंजाइल दोनों हैलाइड जो हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक। तो एक देखने का तरीका ये भी था। तो हमने स्टार्टिंग में भी ये बोला था कि हम रिएक्टिविटी इन SN2 मैकेनिज्म में क्राउड देखने के बाद और क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं। और चूंकि हाइब्रिडाइजेशन ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का sp2 हुआ, इसलिए मुझे रेजोनेंस कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि किस स्ट्रक्चर में कब SN1 करना है, कब SN2 करना है। तो इसी बात पर डिस्कशन करते हैं। देखो बिल्कुल क्लियर लिस्ट है, इसमें मैं स्ट्रक्चर वेरिएशन बता रहा हूँ कि कब स्ट्रक्चर में SN1 होता है और कब SN2 करते हैं। सबसे पहले मिथाइल हैलाइड में देखो, मिथाइल हैलाइड में क्लियर डिसीजन था हमारा, हम SN1 कभी नहीं करेंगे, तो साफ लिखा है नो। और SN2 बहुत अच्छा होगा क्योंकि क्राउड बहुत कम होता है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हार्डली गिव SN1 हमने बोला था, तो देखो SN1 में साफ लिखा हुआ है नो। SN2 ठीक होता है, वेरी गुड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मिथाइल में वेरी गुड लिख दिया है, नहीं तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में बहुत अच्छा होता है SN2। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की बात करें, जरा ध्यान से देखो, यहाँ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में SN1 में भी यस लिखा है और SN2 में भी यस लिखा है। ये डाउट अभी तक बना हुआ है हमारा कि हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में SN1 करेंगे कि SN2 करेंगे, वो सेकेंड फैक्टर में आएगा। सेकेंड फैक्टर होगा सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। अभी हम सेकेंडरी के अलावा बाकी सारे कंपाउंड्स में डिसाइड कर सकते हैं। टर्शरी एल्काइल हैलाइड पर आओ, टर्शरी एल्काइल हैलाइड पे हमने बिल्कुल क्लियर बोल दिया था कि हम SN2 तो कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा SN1 करेंगे। तो देखो हमने क्या लिखा है, SN1 में लिखा है वेरी गुड और SN2 में साफ लिखा हुआ है नो। मतलब नहीं करते, मतलब नहीं कर सकते, बस सीधी बात। एलाइलिक हैलाइड में देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में थोड़ा डिफिकल्ट साइड पर एक लेवल ऊपर चल ले जाता है क्वेश्चन। यदि हम याद न रख पाएँ तो हमें लगेगा कि एलाइलिक कार्बोकैटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, हम SN1 करके आ जाएंगे। देखें जरा ध्यान से, लिखा है एलाइलिक को बेंजाइलिक पर, SN1 में तो यस लिखा है, लेकिन SN2 में क्या लिखा हुआ है, गुड लिखा हुआ है, और यस से बेटर होगा गुड। यदि इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी फैक्टर से SN1 SN2 डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, केवल मैं कंपाउंड को देखकर डिसाइड कर रहा हूं, तो एलाइलिक और बेंजाइलिक में SN2 प्रीफर होगा SN1 के कंपैरिजन में। क्लियर है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं
कि एलाइलिक और बेंजाइलिक SN1 में कम रिएक्टिव होते हैं। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि यदि मुझे SN1 SN2 में से एक सेलेक्ट करना पड़े तो मैं SN2 करूँगा। हाँ, यदि एलाइलिक और बेंजाइलिक के साथ में SN1 को सपोर्ट करने वाला कोई दूसरा फैक्टर आ गया, जैसे सॉल्वेंट में मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलूँगा, तब मैं एलाइलिक और बेंजाइलिक में क्या करूँगा, मैं SN1 करूँगा। मेरा समझाने का पर्पज़ ये है कि आपको ये ना लगे कि यार एलाइलिक और बेंजाइलिक में चूंकि कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है तो SN2 करेगा ही नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये SN2 भी बहुत अच्छे से करता है, जितना अच्छे से SN1 करेगा उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से SN2 करेगा। ये हम बात कर रहे थे। थोड़ा और इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्ट साइड पे चलते हैं। ज़रा ये वाला कंपाउंड देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा कार्बोनाइल हैलाइड। यदि मैं अल्फा कार्बोनाइल हैलाइड की बात करूं, मतलब अल्फा पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा या कार्बोनाइल के अल्फा पोजीशन पे हेलोजन रहेगा, तो SN1 में तो मैंने साफ मना कर दिया, नो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यदि यहाँ पर हेलोजन लगा हुआ है और मैं हेलोजन को हटा के यहाँ प्लस लगाऊंगा तो हाईली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस लिखूंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है नो। अल्फा पे यदि कार्बोनाइल ग्रुप हुआ तो SN1 तो कभी नहीं करेगा। लेकिन ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पूरी लिस्ट में केवल एक जगह पे एक्सीलेंट लिखा हुआ है। एक्सीलेंट होने का रीज़न, पहली ज़रूरी बात, यहाँ पर ये EWG यदि है तो EWG है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और यहाँ पर कार्बन पर डेल्टा प्लस के अमाउंट को बढ़ाएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये प्राइमरी RXC है, कार्बन अटैच्ड विद वन कार्बन, मतलब क्राउड कम है। दूसरा बात यह है कि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कॉन्जुगेशन के कारण, कैसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो SN2 में इसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सीलेंट लिखा हुआ है। फिर और यदि ये बात करें तो अल्फा एल्कोक्सी में यहाँ पर एक्सीलेंट लिखा हुआ है, और एक्सीलेंट लिखने का रीज़न क्या है कि जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो कैसा बनेगा, लोन पेयर के साइड में प्लस आएगा, और हमें मालूम है कि लोन पेयर के साइड में प्लस चार्ज आने का मतलब दिस स्ट्रक्चर मेक्स अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज कंप्लीट। ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए यहाँ पर एक्सीलेंट लिखा है। और गुड लिखने का रीज़न, गुड लिखने का रीज़न ये है कि है ये प्राइमरी, इनफैक्ट मिथाइलिक है क्योंकि अटैच्ड विद वन कार्बन ओनली। और दूसरी बात, यहाँ पर डेल्टा प्लस का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसलिए यहाँ पर गुड लिखा हुआ है। लेकिन यदि कंपैरिजन करना पड़ा तो जो बेटर है वो बेटर है, हम SN1 प्रेफर करेंगे यदि हमें कोई एक सेलेक्ट करना पड़ा तो। अल्फा एमाइनो हैलाइड में भी सेम, लोन पेयर के साइड में यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा इस तरीके से, इसलिए ये SN1 में एक्सीलेंट लिखा हुआ है और SN2 में गुड लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्रेजेंस के कारण यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन पर अमाउंट ऑफ डेल्टा प्लस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और यदि डेल्टा प्लस का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, SN2 में रिएक्टिविटी अच्छा बोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम SN1 और SN2 में स्ट्रक्चर देखकर डिसाइड करते हैं। फाइनल डिसीजन क्या रहा, SN1 में हम कैसे देखेंगे, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी और लिविंग ग्रुप का टाइप। नॉर्मली लिविंग ग्रुप सेम ही रखते हैं ऑब्जेक्टिव में। SN2 में कैसे करेंगे, SN2 में हम देखते हैं क्राउड, फिर देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ TS, फिर हम देखते हैं अमाउंट ऑफ डेल्टा प्लस, और फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ लिविंग ग्रुप। हर टाइप का कॉम्बिनेशन लेकर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कब SN1 और कब SN2 में कंपाउंड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। अब हम बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पर आते हैं। अभी तक हमने जो कंपाउंड लिखे वो या तो SN1 में ज़्यादा रिएक्टिव थे या तो SN2 में ज़्यादा रिएक्टिव थे, किसी न किसी SN रिएक्शन में वो ज़्यादा रिएक्टिव थे। लेकिन अब मैं कुछ ऐसे कंपाउंड लिख रहा हूँ विच आर लीस्ट रिएक्टिव इन एनी SN रिएक्शंस। देखो क्लियर लिखा हुआ है, मीन्स दे आर लेस रिएक्टिव इन SN1 एंड SN2 बोथ मैकेनिज्म्स। ना ये SN1 में रिएक्टिव ज़्यादा है, ना ये SN2 में रिएक्टिव ज़्यादा है। और ऐसे कंपाउंड्स देखें कैटेगरीज कैसे हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट और ये सेकंड वाला जो है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में, तो हमें यही याद रखना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड का मतलब है डबली बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट रहेगा तब। एरल हैलाइड का मतलब हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। थर्ड कैटेगरी लिखा है न्यू पेंटाइल हैलाइड। और लास्ट लिखा हुआ है लिविंग ग्रुप व्हेन प्रेजेंटेड ब्रिज हेड एटम बाईसाइक्लिक कंपाउंड में इस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 साइड्स वाले कार्बन पर यदि लिविंग ग्रुप है तब।
तो हम एक्सप्लेनेशन पर आए उससे पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा ताकि हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर पाएँ क्वेश्चंस में। अब यदि मैं डिटेल में बात करूं, एक्सप्लेनेशंस पर चलूं, तो एक एक करके एक्सप्लेनेशन पे बात कर लेते हैं। ये एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें पहले भी लिख चुका हूं। हमने एल्काइन वाला टॉपिक जब स्टडी किया था तभी हमने ये बता दिया था, उसी एक्सप्लेनेशन पर हम वापस से चलते हैं। अब यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो हैलोजन कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में मतलब रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने से क्या होगा, कार्बन पे माइनस और हैलोजन पे प्लस आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये, कार्बन हैलोजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ऐसा ही एरल हैलाइड में भी होगा, कार्बन हैलोजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लिविंग ग्रुप कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। भाई सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, दो बॉन्ड को एक साथ ब्रेक करना डिफिकल्ट है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस मीन्स दैट लिविंग ग्रुप बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। इसका मतलब ये हैलोजन हटेगा ही नहीं, और यदि हटेगा नहीं इसका मतलब एसिन रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगा। भाई मैकेनिज्म SN1 हो चाहे SN2 हो, लिविंग ग्रुप को तो हटना ही पड़ेगा ना प्रोडक्ट बनाने के लिए, और यदि लिविंग ग्रुप हटेगा ही नहीं तो ना SN1 अच्छे से होगा ना SN2 अच्छे से होगा। तो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन यही है, यही एग्जाम में आया हुआ है। ट्रू स्टेटमेंट पूछा था अबाउट लेस रिएक्टिविटी ऑफ एरल हैलाइड, और आंसर इसी तरीके से हमें करना था। तो यहाँ पर हमने देखो लिविंग ग्रुप लिखा है, ऐसा क्यों? ये ज़रूरी नहीं कि हम लिविंग ग्रुप में हमेशा हैलोजन ही लें। जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे लिविंग ग्रुप के टाइप डिफरेंट आएंगे। जैसे कल को हम जब फिनॉल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या रहेगा, OH, और वहाँ पर भी हमें क्या बोलना पड़ेगा, ये वाला OH इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ये हैलोजन के लिए भी ट्रू है, ये OH के लिए भी ट्रू है, ये किसी और लिविंग ग्रुप के लिए भी ट्रू है। इसलिए मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, लिविंग ग्रुप लिखा है, मैंने हैलोजन नहीं लिखा, हालांकि हम पढ़ हैलोजन के लिए रहे। फिर आप यदि बोलो कि नहीं, अभी तो आपने बोला था कि SN1 में रिएक्टिविटी ऑफ कैटाइन और SN2 में इजी और डिफिकल्ट बैक साइड अटैक से बोलना, आप तो किसी और तरीके से कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन पर यदि हमें आना है तो हम इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन पे बात कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने SN1 में बात किया और हमें आंसर पहले से मालूम है कि SN1 में इसका रिएक्टिविटी है कम, और हमने पहले डिसाइड किया हुआ है कि SN1 में लेस रिएक्टिव होने का एक ही रीज़न होता है, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल और अनस्टेबल कार्बोकैटाइन। अब जब विनाइल हैलाइड से मैंने लिविंग ग्रुप को हटाया तो बनेगा विनाइलिक कार्बोकैटाइन, और यदि मैंने एराइल हैलाइड से हैलोजन लिविंग ग्रुप को हटाया तो बनेगा फिनाइलिक कार्बोकैटाइन। और ये दोनों ही याद करो स्टेबिलिटी ऑर्डर में लास्ट टू थे, इसका मतलब यहाँ पर बनने वाले अनस्टेबल कार्बोकैटाइन बनेंगे, इसलिए इन दोनों का रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन में बहुत कम था। फिर यदि SN2 रिएक्शन की बात करूं तो आंसर हमें पहले से मालूम है कि SN2 में आना लेस रिएक्टिव है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पहले डिसाइड हो गया था कि SN2 में कम रिएक्टिव होने का एक ही रीज़न, डिफ़िकल्ट बैक साइड अटैक। अब बैक साइड अटैक डिफ़िकल्ट होने के अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू डिफिकल्ट बैक साइड अटैक, और डिफिकल्ट बैक साइड अटैक का रीज़न क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर न्यूक्लियोफाइल। कैसा रिपल्शन रहेगा तो आप देख लेते हैं बात। विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, ये यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था उसको मैंने डंबल शेप P में बनाकर दिखाया है। अब यदि आप ये सोच रहे हो कि इस वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पर आसानी से हो जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन रिच, और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड रहेगा प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को जब इस पाई बॉन्ड का रिपल्शन मिलेगा तो बैक साइड अटैक हो जाएगा डिफिकल्ट। और बिल्कुल सिमिलर एक्सप्लेनेशन एरल हैलाइड के लिए है। एरल हैलाइड में तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है सिस्टम, बहुत ज़्यादा पाई बॉन्ड है, एरोमेटिक रिंग है, और एरोमेटिक रिंग के तो प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे पूरा साइक्लिक क्लाउड होता है ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों के केस में क्या होगा कि जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक ट्राई करेगा तो ड्यू टू रिपल्शन बैक साइड अटैक रहेगा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और इसीलिए इनका रिएक्टिविटी SN2 मैकेनिज्म में कैसा होता है, कम होता है। तो हम किसी भी तरीके से, हम दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम चाहें तो इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन पर जा सकते हैं, हम चाहें तो रेजोनेंस को बोलकर, हम बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा बोलकर और रिएक्टिविटी को कम बता सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है फॉर विनाइल हैलाइड और एरल हैलाइड के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड पर बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन फॉर थर्ड।
थर्ड के लिए, थर्ड मतलब कौन, थर्ड था हमारा न्यू पेंटाइल हैलाइड। और इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन पे चलें तो लिखा हुआ इन SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म में लेस रिएक्टिव होने का एक ही रीज़न होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोकैटाइन। और न्यू पेंटाइल हैलाइड से जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो ये बनेगा, और ये कैसा कार्बोकैटाइन है, ये है प्राइमरी कार्बोकैटाइन। और वैसा प्राइमरी कार्बोकैटाइन जिसमें अल्फा एच कितना है, 0 अल्फा एच। 0 अल्फा एच का मतलब बहुत कम स्टेबल है, ये लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन बोलता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच। अब चूंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकैटाइन बना रहा है इसलिए इसका रिएक्टिविटी कम है। अच्छा, लोगों को फिर एक डाउट ये आता है कि यदि मैं यहाँ पर रीअरेंजमेंट लिखता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट यदि कर दूँ तो मिथाइल शिफ्ट करने पर यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा कार्बोकैटाइन ऐसा, यहाँ पर कार्बोकैटाइन बना ऐसा। अब तो ये टर्शरी बन गया, और टर्शरी तो मोर स्टेबल होता है ना, टर्शरी तो मोर स्टेबल होता है ना। अब तो इसका रिएक्टिविटी SN1 मैकेनिज्म में ज़्यादा होना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पहले भी तुम्हें समझाया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड हम बोलते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब कार्बोकैटाइन फॉर्म्ड, कार्बोकैटाइन फॉर्म। और ये जो फॉर्म था इसमें हम बोलते थे कि जो डायरेक्टली बनता है उसकी स्टेबिलिटी से रिएक्टिविटी अफेक्ट होता है, रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनता है उससे नहीं। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया, हमने इस एग्जाम्पल में यहाँ पर न्यू पेंटाइल हैलाइड लिया था। अब न्यू पेंटाइल हैलाइड लिया, मान लो हमने यहाँ पर उसको लिखा RX, ये न्यू पेंटाइल हैलाइड, और RX ने डिसोसिएट होकर फर्स्ट कार्बोकैटाइन बनाया R+। अब इसने रीअरेंज होकर यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये रीअरेंज होकर ये टर्शरी कार्बोकैटाइन बनाया। सपोज मैंने इसको लिखा R1+, ये टर्शरी है और ये प्राइमरी। अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो क्या इसके बनने के कारण रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा? क्या इसके बनने के कारण जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसका एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा? नहीं। एनर्जी बैरियर को डिसाइड कौन करेगा? जो डायरेक्टली कार्बोकैटाइन बनता है वो। तो हमेशा रिएक्टिविटी जो डायरेक्टली कार्बोकैटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी से देखते हैं, रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनता, उससे रिएक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता। हम प्रोडक्ट भले ही रीअरेंजमेंट के बाद बनाते हैं, लेकिन हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे। इसलिए यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बोकैटाइन बनता है चूंकि वो लेस स्टेबल है, इसलिए हमें SN1 रिएक्शन में न्यू पेंटाइल हैलाइड का रिएक्टिविटी कैसा बोलना पड़ेगा? कम बोलना पड़ेगा, भले ही वो रीअरेंज होकर बहुत स्टेबल कार्बोकैटाइन क्यों ना बनाता हो। ये SN1 के लिए एक्सप्लेनेशन हुआ। अब न्यू पेंटाइल हैलाइड का रिएक्टिविटी SN2 में यदि मैं एक्सप्लेन करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर SN2 में न्यू पेंटाइल हैलाइड का रिएक्टिविटी लिखा हुआ तो हमने कम था। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ध्यान से देखें, न्यू पेंटाइल हैलाइड है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि हैलोजन प्रेजेंट एट प्राइमरी कार्बन। और अभी तक हमने याद तो यही कर रखा है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी हम SN2 मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं। वेरी गुड लिखा था अपन ने, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी इन SN2। लेकिन यहाँ पर लेस रिएक्टिव होने का एक्सप्लेनेशन पे आते हैं तो लिखा हुआ है ड्यू टू डिफिकल्ट बैक साइड अटैक, और कोई रीज़न ही नहीं होता SN2 में लेस रिएक्टिव होने का। अब डिफिकल्ट बैक साइड अटैक होने के अलग अलग एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर डिफिकल्ट क्यों है बैक साइड अटैक? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन बल्की ग्रुप। कहने का मतलब, कहने को भले ये प्राइमरी है लेकिन इस पर ये जो एक ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये अकेला इतना बड़ा साइज का है कि इसके कारण जो क्राउड बनेगा वो टर्शरी के बराबर ही कर देगा। देखो, एक्चुअली नाम के कारण टर्शरी था इसलिए लेस रिएक्टिव था, मैंने ऐसा नहीं बोला। एक्चुअल एक्सप्लेनेशन वाज क्राउड। टर्शरी में क्राउड ज़्यादा होने से बैक साइड अटैक डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो कम रिएक्टिव था SN2 में। अब प्राइमरी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? यदि यहाँ पर क्राउड ज़्यादा है तो क्राउड तो SN2 में रिएक्टिविटी को कम करेगा ना। न्यू पेंटाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर देखो ऐसा है, यहाँ पर क्लाउड ऐसा बनेगा, जो ग्रुप हैं, जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो इस तरीके से ब्लॉक करेंगे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को।
अब यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखो जरा, जिस कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट है उस पर न्यूक्लियोफाइल को अपोजिट साइड से अप्रोच करना है। क्या आसान है? तो ये अकेला ग्रुप इतना बड़ा साइज का है कि ये अपोजिट साइड से जो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल उसको इतना डिफिकल्ट कर देगा कि अटैक होगा ही नहीं। इसलिए न्यू पेंटाइल हैलाइड का रिएक्टिविटी SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होने के बाद भी कम होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि स्पीड में हमने किया तो न्यू पेंटाइल हैलाइड हमें दिखेगा तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, जबकि वो है लेस रिएक्टिव। लास्ट पर आते हैं, एक्सप्लेनेशन फॉर फोर्थ। और फोर्थ क्या था? फोर्थ हमने लिखा था कि लीविंग ग्रुप जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? BHA पे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा, तब उसका रिएक्टिविटी कम हमें बोलना है, एक्सप्लेन करना है। तो SN1 में इसका रिएक्टिविटी लेस रिएक्टिव है, हम पहले ही बोल चुके हैं, और SN1 में तो एक ही रीज़न होता है, कार्बोकैटाइन में कुछ गड़बड़ी होगी। यहाँ पर कुछ अलग लिखा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लिखा है अनफेवरेबल कार्बोकैटाइन। अनफेवरेबल का रीज़न क्या था? तो ये हम टॉटोमेरिज्म से बोल रहे हैं। भाई कार्बोकैटाइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? कार्बन का sp2, और sp2 में बॉन्ड एंगल मस्ट बी 120, और 120 बॉन्ड एंगल, एक नहीं दो नहीं, तीनों एंगल 120 होना ज़रूरी है। अब यदि मैं इस वाले कार्बोकैटाइन पर इस कार्बन की बात करूं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, क्या इस पर तीनों एंगल 120 हैं? 120 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इस कार्बोकैटाइन को हमने क्या बोला? अनफेवरेबल। आप इसको नॉट पॉसिबल भी बोल सकते हो, लेकिन नॉट पॉसिबल इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि हमने टॉटोमेरिज्म में भी ये देखा था कि यदि बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में इन साइट्स का लेंथ यदि ज़्यादा होता है, इन साइट्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि मैं ज़्यादा कर दूं तो देखो ये स्ट्रक्चर फेवरेबल भी बन जाता है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फेवरेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों एंगल 120 इक्वल मुझे दिख रहे हैं। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यदि बाईसाइक्लिक कंपाउंड में BHA पर तीनों एंगल बराबर दिख रहे हैं तो हम फेवरेबल बोलेंगे, और तीनों एंगल बराबर नहीं दिख रहे हैं तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? अनफेवरेबल बोलना पड़ेगा। और इसी को तो हमने टॉटोमेरिज्म में क्या पढ़ा था? ब्रेडिट रूल बोलते हैं कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड कैन नॉट हैव ए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या हम बोलें पॉजिटिव चार्ज या हम बोलें फ्री रेडिकल। एक्चुअली स्टेटमेंट किसके लिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए है, एट ए ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन पर प्लस चार्ज हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे फ्री रेडिकल, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही होगा ना तीनों केस में, इसलिए SN1 में इनका रिएक्टिविटी होता है कम। SN2 की रिएक्टिविटी की बात करें तो SN2 में एक्सप्लेनेशन आसान है। SN2 में लेस रिएक्टिव होने का रीज़न मुझे दिख रहा है तो ये टर्शरी RX, और टर्शरी RX को तो हम पहले ही मना कर चुके हैं कि SN2 में कम रिएक्टिव होता है। फिर भी एक्सप्लेनेशन लिखूं तो ड्यू टू डिफ़िकल्ट बैक साइड अटैक, क्योंकि बैक साइड में यहाँ पर टर्शरी RX से भी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर बैक साइड अटैक डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये SN2 रिएक्शन में कम रिएक्टिव होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव करने के लिए तो एडवाइजेबल ये है कि हम याद रखें कि हमें आज के बाद कभी भी विनाइल हैलाइड दिखे, एराइल हैलाइड दिखे, हमें न्यू पेंटाइल हैलाइड दिखे और हेलोजनेट BHA दिखे, तो हमें उसका रिएक्टिविटी SN1 SN2 दोनों में ही कम बोलना पड़ेगा। थैंक यू।